चले। और ये मैं शुरू में आके जो थोड़ा सा इसको चेक कर रहा होता ना स्क्रीन वगैरह को, घबरा ना जाया करो कि आवाज नहीं आ रही। तो अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग भी बड़ी वो कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो। यहाँ की मैनेजमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी एफर्ट लगा रही है इस बात के ऊपर कि जहाँ पे बाकी लोग जो हैं वो अभी सोच रहे हैं, कुछ कोड वगैरह इशू कर रहे हैं, अभी तो इस तरह के मामला चल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमने अगले दिन से क्लासेस शुरू की हुई। तो इसलिए घबराया ना करो कि आवाज नहीं आ रही। वो जस्ट मैं देख रहा होता हूँ पहले स्क्रीन को चेक करके कि स्क्रीन मेरी सही चल भी रही है कि नहीं। और जैसे मैं स्क्रीन को छेड़ता हूँ फौरन से बच्चे पूछना शुरू कर देते हैं कि सर आवाज नहीं आ रही। तो खैर लो बेटा, आप ऐसा कर दो, मैं तो थोड़ा सा टाइम देख लूं। 4 मिनट हुए बस बेटा, 2 मिनट वेट कर लो प्लीज, सिर्फ 2 मिनट। इंशाल्लाह हम 6-7 मिनट के ऊपर इसको शुरू कर देंगे ताकि बाकी बच्चे भी इसको ज्वाइन कर लें। बेटा ये शुरू करने से पहले मैं जरा थोड़ा सा ये बच्चे जो चंद एक हैं इसमें लगा लें, दानिश है, उसके अलावा अहमद, रजा खान और चंद एक और जो बच्चे हैं। इंतहाई शर्म वाली बात है मेरे बच्चों, पता नहीं किस जबान को आप लोग समझते हो और क्या खा के आप लोग यहाँ पे दुनिया के ऊपर आगे हो। जितना मर्जी आप लोगों को मना कर लिया जाए, पता नहीं आप लोग क्यों इस तरह की यहाँ पे वाहियात बातें कर रहे हो, किसी को समझा रहे हो या समझ रहे हो, क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो। मेरे बच्चे थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखो। ले बेटा, तो थोड़ा सा हम इस चीज का ओवरव्यू ले लेंगे। पहले हमने डिस्कस क्या किया हुआ अभी तक, अगर आपको याद हो बेटा, हमने शुरू किया हुआ है चैप्टर नंबर 14 और उसमें अभी तक हमने डिस्कस किया था नेचर ऑफ शेयर्स के शेयर्स क्या होते हैं। कि कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कंपनी आप शुरू करने जा रहे हो बेटा, जो कंपनी बनाने वाले होते हैं हमेशा सोचते हैं उस कंपनी को पैसा कितना चाहिए होगा और ये पैसा हमने इकट्ठा कैसे करना है। तो हमने क्या किया था, इस पैसे को जितना उस कंपनी को चाहिए होता है छोटे छोटे शेयर्स में, पार्ट्स में, यूनिट्स में डिवाइड कर दिया था, जिसको हमने शेयर्स कहा था। और ये जो यूनिट्स है अब लोग आएंगे उसको खरीदेंगे, जो जितना खरीदेगा मान लो एक तरह से उतना कंट्रीब्यूशन करेगा शेयर कैपिटल के अंदर, जिससे हमारा ये पैसा इकट्ठा हो रहा होगा। और जिस बंदे ने ये शेयर्स खरीदे होंगे उसको हमने शेयर होल्डर कह दिया। तो ये बातें हमने डिस्कस की थी और हमें ये भी पता चल गया कि जो शेयर कैपिटल है, एक्चुअली हम इसको इसलिए शेयर कैपिटल कह रहे हैं क्योंकि ये शेयर इश्यू करके हमने इकट्ठा किया हुआ, ये बहुत सारे लोगों का शेयर है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं मान लो ये शेयर कैपिटल है और जिसके पास कंपनी के शेयर्स हैं वो उसका शेयर होल्डर है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो बंदा भी कंपनी के शेयर्स खरीदता है उसको कंपनी एक शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है। उस शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर ये बेटा लिखा आ रहा होता है कि इस कंपनी के इसने कितने शेयर्स खरीदे हैं और इसके ऊपर कंपनी की सील लगी आ रही होती है। कंपनी की सील इस बात की एविडेंस होती है कि वाकई ही कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट इशू किया है। और उसके बाद अगर आपको याद हो बेटा, हमने ये डिस्कस किया था एक्चुअली में ये इस बात की एविडेंस है कि आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो। ये शेयर सर्टिफिकेट कंपनी की सील के साथ अगर आपके हाथ में है, ये इस बात की एविडेंस है कि आपने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए। और हमने ये भी डिस्कस किया है कि ये शेयर्स आप आगे किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हो। ये ऐसी प्रॉपर्टी है आपके पास जिसके जो ऑनरशिप के राइट्स हैं वो आगे किसी और को आप ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद बेटा अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि ऑथोराइज्ड एंड पेड अप कैपिटल क्या होता है। ऑथोराइज्ड कैपिटल को हमने डिस्कस किया था एक एग्जांपल के साथ, एक जार की एग्जांपल ली थी जिसमें हमने ये कहा था कि ये जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है ये एक जार की मानद है। ये जो जार है इसकी यहां तक की जो कैपेसिटी है ये ऑथोराइज्ड कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर आप इस जार को भरना शुरू करो तो मैक्सिमम यहां तक आप इसमें पैसा डाल सकते हो, जो भी आप डाल रहे हो। यही ऑथोराइज्ड कैपिटल था कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी जो कंपनी इकट्ठा कर सकती है वो उसका ऑथोराइज्ड कैपिटल है। और फिर हमने कहा था पेड अप कैपिटल, मान लो ये इस आधे खाली जाल और आधे भरे हुए से है, जितना आपने भर लिया है ये पेड अप कैपिटल है, इशूड कैपिटल है, जो आपने इशू कर दिया है और पैसा इकट्ठा कर लिया है। और हमने कहा था ये जो इशूड कैपिटल है ये बढ़ते बढ़ते, जो पेड अप कैपिटल है बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम ऑथोराइज्ड कैपिटल तक जा सकता है। ये पेड अप कैपिटल कभी भी, जो पेड अप कैपिटल है कभी भी ऑथोराइज्ड कैपिटल से बढ़ नहीं सकता, या तो उसके बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है। उसके बाद बेटा हमने इसको डिस्कस किया था कि इसकी पब्लिकेशन की बात हुई थी कि जिस जगह के ऊपर जितना बड़ा करके आपने ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखा होता है उतना ही बड़ा करके आपने पेड अप कैपिटल भी मेंशन करना है, क्योंकि एक्चुअली में जो कंपनी की वर्थ नजर आ रही है तो वो हमारे ऑथोराइज्ड कैपिटल से नहीं बल्कि हमारे पेड अप कैपिटल से नजर आ रही होती है।
उसके बाद हमने डिस्कस किया था जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी हमेशा फुल्ली पेड शेयर इशू करेगी, और कंपनी की नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू जो हमने कंपनी के शेयर्स बनाते वक्त उसके फेस के ऊपर लिखी थी, जो हमने डिसाइड की थी, वो हमारी फेस वैल्यू, स्टेटड वैल्यू, पार वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू होती है। और मार्केट वैल्यू हमने डिस्कस की थी बेटा, वो वैल्यू होती है जिसकी बेस के ऊपर, जिस वैल्यू के ऊपर शेयर्स मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहे होते हैं, सेल हो रहे होते हैं बेटा, उसको हम मार्केट वैल्यू कहते हैं। लो बेटा, उसके बाद क्लासेस एंड काइंड ऑफ शेयर कैपिटल को हमने डिस्कस किया था कि जो शेयर कैपिटल है, जो बहुत सारे लोगों ने शेयर किया है, शेयर खरीद के पैसा इकट्ठा किया है, इसकी आगे हम कई काइंड ऑफ क्लासेस बना सकते हैं। बेटा, इसकी जब काइंड ऑफ क्लासेस का हमने जिक्र किया था और ये भी डिस्कस किया था कि हमारे सिलेबस में, यहाँ पे हमारे सिलेबस के अंदर दो तरह की काइंड्स का जिक्र हो रहा है। एक हमने प्रेफरेंस शेयर्स को डिस्कस करना है, एक हमने ऑर्डिनरी शेयर्स को डिस्कस करना है। प्रेफरेंस शेयर्स एक काइंड है, ऑर्डिनरी शेयर एक काइंड है, और हमने डिस्कस किया था कि काइंड के आगे आगे मजीद क्लासेस हो सकती हैं, और ये भी डिस्कस किया था कि ये क्लास के अंदर मजीद क्लास नहीं होगी। क्लास, जिस क्लास के शेयर्स कुछ लोगों ने खरीदे होंगे वो सब बराबर होंगे, उसमें आगे मजीद किसी के राइट्स वेरी नहीं होंगे। एक क्लास के अंदर हमेशा सबके राइट्स सेम होते हैं। और फिर हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मान लो कि प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इसकी डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं, और अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था कि कुछ ऐसी क्लासेस भी हो सकती हैं प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर, मान लो कि जिनके साथ बेटा, कि जिनके साथ मान लो कि आपने इस तरह का सलूक किया हो कि भाई आपको जो प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं वो अक्यूमुलेटिव है। अक्यूमुलेटिव का मतलब क्या था कि हमने आपसे वादा तो किया है आपको फिक्स डिविडेंड मिलेगा, और साथ ये भी वादा कर रहे हैं कि जिस साल डिविडेंड नहीं आएगा उस साल भी आपको, मान लो कि एंट्री पास कर लेंगे, लेकिन जब आगे जाके जब भी प्रॉफिट कमाएंगे, पिछले जितने सालों में लॉस आ रहा था, आपको डिविडेंड हमने पे नहीं किया था, उस साल हम अक्यूमुलेट करके, इकट्ठा करके सारा पे कर देंगे। और एक ऐसी क्लास भी आप इशू कर सकते हो जो नॉन अक्यूमुलेटिव हो। इसका मतलब क्या है कि यहां पे आपने वादा किया फिक्स डिविडेंड का, लेकिन उसी साल में, जिस साल में प्रॉफिट आएगा, जिस साल में सर लॉस हुआ तो क्या होगा, उस साल में हमने उसको कुछ भी नहीं पे करना। सर वो जो एंट्री हमने पास कर लेनी थी अपने पास के, उसको इतना पैसा देना नहीं, वो भी नहीं, क्योंकि उसके पास जो शेयर्स है वो नॉन अक्यूमुलेटिव है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ये एक क्लास ऐसी भी हो सकती है जिसमें आपने कन्वर्जन का राइट दिया है उस प्रेफरेंस शेयर वाले को। कन्वर्जन क्या है, वो चाहे तो इसको कन्वर्ट करवा सकता है ऑर्डिनरी शेयर के अंदर, और एक क्लास ऐसी भी हो सकती है जिसके साथ कन्वर्जन का राइट ही ना हो, यानी कि उसको हमने ऑप्शन ही नहीं दिया कि हालांकि प्रेफरेंस शेयर है, लेकिन उसको हमने ऑप्शन ही नहीं दिया कि आप ऑर्डिनरी शेयर में अपने शेयर को कन्वर्ट करा सकते हो। और हमने डिस्कस किया था कि एक क्लास ऐसी भी हो सकती है प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर जिसको मेंबर चाहे तो रिडीम कर सकते हैं। रिडीम मतलब उसको वापस करके अपना पैसा ले सकते हैं, काबिल वापसी होते हैं, रिडीमेबल होते हैं। और ऐसी भी क्लास हो सकती है जो इनरिडीमेबल हो, ना काबिल वापसी हो, यानी कि ये जब तक आप कंपनी चल रही होगी आप शेयर वापस करके पैसा नहीं ले सकते। तो ये बेटा सारा हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ये ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर बेटा डिफरेंस को डिस्कस किया था, और 4 बेसिस के ऊपर हमने डिफरेंस डिस्कस किया था कि ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स में सबसे पहले वोटिंग राइट। जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होते हैं इनके पास मोस्टली वोटिंग राइट्स होते हैं, कंपनी की जनरल मीटिंग को अटेंड करने और उसमें वोटिंग राइट्स होते हैं। क्यों, हमने डिस्कस किया था एक्चुअली में इन लोगों का स्टेक लगा होता है कंपनी में। ये लोग वो हैं जो कंपनी के फायदे नुकसान से डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे होते हैं, और ये तो अपने आप को सिक्योर रख के इसने इन्वेस्टमेंट की थी, इसको फिक्स डिविडेंड मिल रहा है, और जब चाहे अपने शेयर्स वापस करके पैसा ले सकता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होते कंपनी की जनरल मीटिंग में बैठ के। डिविडेंड की बात की थी कि बेटा इनको डिविडेंड प्रायोरिटी में मिलता है, फिक्स डिविडेंड मिलता है, और कम्युलेटिव बेस पर भी हो सकता है। और इसके बाद हमने डिस्कस किया था जो प्रॉफिट इनको पे करने के बाद, इनका डिविडेंड पे करने के बाद जो बच जाए वो हमने अपने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर में डिवाइड करना है। वाइंडिंग अप के मौके पे डिस्कस किया था कि जब कंपनी खत्म हो रही होगी तो उस वक्त हम इन दोनों के साथ क्या सलूक करेंगे। बेटा जिस बंदे ने जितने प्रेफरेंस शेयर्स लिए होंगे, हमने डिस्कस किया था अगर किसी बंदे ने 100 शेयर्स लिए हैं और उस शेयर की नॉमिनल वैल्यू थी 10 रुपए, और इसने 1000 कंपनी में इन्वेस्ट किया था, प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे थे, चाहे मार्केट में जितने मर्जी का शेयर बिक रहा हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम इसकी जो नॉमिनल वैल्यू थी शेयर कैपिटल की वो वापस कर देंगे अगर कुछ हुआ कंपनी के पास। लेकिन अगर बेटा इस तरह का मामला हुआ, कंपनी के पास कुछ हुआ ही ना, तो फिर क्या होगा, फिर इनको भी नहीं मिलेगा। और अगर कुछ है, इनको वापस करने के बाद जितना कुछ बचेगा वो इन लोगों का होगा, वो ज्यादा हो कम हो हम ये नहीं देखेंगे इनको नॉमिनल वैल्यू वापस करें, नहीं, इनको जितना भी बाकी बचा है वो सारा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का है। और बेसिस ऑफ डिफरेंट क्लासेस की हमने डिस्कस किया था कि क्लासेस किस किस बेस पर डिफरेंट हो सकती हैं। ऑर्डिनरी शेयर में मजीद आगे क्लासें हो सकती हैं, लोगों के वोटिंग राइट डिफरेंट हो सकते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट टू द पेड ऑफ वैल्यू हो सकते हैं। हमने डिविडेंड का राइट डिस्कस किया था कि डिफरेंट हो सकता है। राइट इशू क्या था
कि जब भी कंपनी नए शेयर इशू करेगी वो सबसे पहले अपने मेंबर्स को ऑफर करेगी। लेकिन ऐसी क्लास भी हो सकती है जिसका हमने ये राइट उससे ले लिया हो कि भाई नहीं, हम आप ये जो शेयर खरीद रहे हो, जिस क्लास के खरीद रहे हो, इनको राइट इशू नहीं मिल रहा, ये जो क्लास के शेयर खरीद रहे हो इनको बोनस इशू नहीं मिल रहा। इस तरह का मामला भी हो सकता है। प्रेफरेंस की हमने बात की थी, 3 बेसिस के ऊपर आप इसकी क्लासेस बना सकते हो। आगे मजीद अक्यूमुलेशन की बेस के ऊपर कि अक्यूमुलेटिव और नॉन अक्यूमुलेटिव हो सकते हैं, रिडेम्पशन की बेस के ऊपर कि रिडीमेबल और इरिडीमेबल दोनों हो सकते हैं, और कन्वर्जन की बेस के ऊपर कि कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल टू ऑर्डिनरी शेयर्स हो सकते हैं। ये बड़ा सारा हमने डिस्कस किया था। आज हम शुरू करेंगे बेटा वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। और जब वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट का जिक्र होगा, याद रखिएगा इंतहाई इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, ये चीजें सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। वैसे पहले भी हमने हल्का सा जिक्र किया था चैप्टर नंबर 12 के अंदर, लेकिन यहां पे उसकी मजीद जो डिटेल में यहां पे हम डिस्कस करेंगे। वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट की अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर मैं वेरिएशन राइट्स ऑफ द शेयर होल्डर बात करूं तो मुझे ये बताओ, ये जो राइट है कंपनी के शेयर होल्डर्स के, ये लिखे कहां पे होते हैं? सर आर्टिकल में लिखे होते हैं। देखो बेटा, मेमोरेंडम में तो हमने ये बात की थी कि हमारी कंपनी के डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं, काइंड्स हो सकती हैं। आगे जब डिफरेंट काइंड्स हमने बनाई होंगी, क्लासेस बनाई होंगी, उनको क्या राइट्स दिए होंगे, ये तो हमारे सारा एक डिटेल आ रही होती है आर्टिकल्स के अंदर। बेटा ये जो राइट्स अगर आपने चेंज करने हैं तो कैसे चेंज करने हैं? सर इसका मतलब तो पक्की बात है कि अगर हम राइट चेंज करेंगे जो कि आर्टिकल्स में लिखे आ रहे हैं, तो आर्टिकल्स को चेंज करना होगा ना। बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। अगर आपने राइट्स चेंज करने हैं, आपने एक्चुअली में आर्टिकल को चेंज करना है। और सर ये तो हमें पता है, आर्टिकल को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ती है जिसका 21 दिन पहले नोटिस दिया होता है। और आर्टिकल को चेंज करना हो तो कंपनी के मेंबर्स 3/4 मेजोरिटी से सर उस रेजोल्यूशन, जिसको हम कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन, पास करके ही आर्टिकल चेंज कर सकते हैं। सिंपल क्या है भाई, अगर आपने शेयर होल्डर्स के राइट्स को चेंज करना है, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। और जब स्पेशल रेजोल्यूशन आपने पास की है, अब यह देखना है कि इस स्पेशल रेजोल्यूशन से किसी के राइट इफेक्ट हुए हैं कि नहीं। अगर तो आपने किसी के राइट इफेक्ट नहीं किए, चेंज किए हैं, लेकिन इफेक्ट का मतलब कि किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया आपने। यहां पे आप कहते हो कि आपने जो स्पेशल रेजोल्यूशन पेश वो की है अप्रूव, उसे राइट आपने चेंज किए हैं, लेकिन उस चेंज से लोग इफेक्ट नहीं हुए, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, तो मान लो ये रेजोल्यूशन हम समझेंगे कि ये बिल्कुल वैलिड है, ये ठीक होगी। लेकिन बेटा ये चीज दिमाग में रखिएगा, अगर आपने ऐसी रेजोल्यूशन पास कर दी जिससे सब्सटेंटिव राइट्स और लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स और क्लास ऑफ मेंबर्स चेंज हुए, आपने कुछ मेंबर्स की लायबिलिटी बढ़ा दी, जो पहले थी उससे मजीद बढ़ा दी। लायबिलिटी का मतलब क्या है? आपने उनके ऊपर मजीद कोई जिम्मेदारी डाल दी कि इस तरह है तो नहीं, मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं। जिसने पार्शली पेड शेयर लिए हुए थे, उन्होंने 100 रुपया देना था, मान लो उनको कहा था भैया आप 200 रुपया दोगे, ये क्या वजह है? अगर हो इस तरह, अभी तो होता ही नहीं ना इस तरह, या उनके और कोई राइट चेंज कर दिए हो, उनको डिविडेंड का राइट उनका कम कर दिया हो, वोटिंग राइट उनके कम कर दिए हो, उनके नोटिस मिलने के राइट्स को इफेक्ट कर दिया हो, कोई भी राइट आपने उनका इफेक्ट किया है जिससे उनको नुकसान होता नजर आ रहा है, तो बेटा ये रेजोल्यूशन क्या कहता है कि ये रेजोल्यूशन वैलिड होगी? कहते हैं नहीं, ये रेजोल्यूशन वैलिड नहीं होगी। इसके लिए वैलिड होने के लिए क्या है? ये जो क्लास से इफेक्ट हुई है, जो आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास की, ये बेचारे तो वहां पे मीटिंग में बैठे नहीं ना होंगे। आप उनके अगर राइट्स चेंज कर दिए हैं या उनके अपने भी हो गई, अगर कोई खास क्लास से इफेक्ट हो गई हो आपकी स्पेशल रेजोल्यूशन से, याद रखिएगा ये रेजोल्यूशन उस वक्त तक इफेक्टेड नहीं होगी जब तक इफेक्टेड क्लास की भी अपनी एक अलग से मीटिंग हो और इस रेजोल्यूशन के हक में 3/4 मेजोरिटी से वोट ना दे दे। अब बेटा यहां पे यही होगा कि अगर ये क्लास से इफेक्ट हुई है, इन्होंने क्या करना, अपनी मीटिंग कॉल करनी है, और मीटिंग में क्या करना, मेजोरिटी ऑफ एटलीस्ट 3/4 ऑफ द मेंबर्स आर ऑफ द क्लास ऑफ मेंबर्स इफेक्टेड, और 3/4 मेजोरिटी इस रेजोल्यूशन के हक में अगर वोट कर देगी इफेक्टेड क्लास की, जो वाकई जिनके राइट इफेक्ट हुए हो, वो इकट्ठे होंगे, अपनी मीटिंग बुलाएंगे और उस मीटिंग में वोटिंग करेंगे उस रेजोल्यूशन के ऊपर, और देखेंगे क्या हमारे में से 3/4 लोग उस रेजोल्यूशन के हक में हैं, जो स्पेशल रेजोल्यूशन पेश हुई है कंपनी के अंदर, अप्रूव हुई है। अगर तो 3/4 लोगों ने, इफेक्टेड लोगों ने, जिनका नुकसान हुआ था उस रेजोल्यूशन से, उसके हक में वोट दे देते हैं, तो मान लो बेटा ये रेजोल्यूशन इफेक्टिव मानी जाएगी। दोबारा सुनो हुआ क्या है, यहां पे हम वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट, अगर शेयर होल्डर्स के आप हकूक को चेंज करना चाहते हो, राइट्स को चेंज करना चाहते हो, तो तरीकाकार क्या है? ये राइट्स हमने डिस्कस किया है बेटा, लिखे होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, और आर्टिकल्स को अगर आपने चेंज करना है, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। और स्पेशल रेजोल्यूशन हमें पता है कि कंपनी की जनरल मीटिंग में पास होती है, जिसका 21 दिन पहले नोटिस आता है, और मेंबर्स की 3/4 मेजोरिटी से।
तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप शेयर होल्डर के राइट्स को वेरी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर इस चेंज से किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, ये रेजोल्यूशन वैलिड है। और अगर जो आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके राइट को चेंज किया है, इससे कुछ लोगों के राइट्स अफेक्ट हो रहे हो, कुछ लोगों को नुकसान हो रहा हो, आपने उनके राइट्स को कम कर दिया हो, लायबिलिटीज को बढ़ा दिया हो, कुछ उनका नुकसान हुआ हो, उनको लग रहा है कि हम इससे इफेक्ट हुए हैं, तो बेटा वो क्या है, वो रेजोल्यूशन उस वक्त तक इफेक्टिव नहीं होगी जब तक इफेक्टेड क्लास अपनी लहदा से मीटिंग कॉल करके उस रेजोल्यूशन के हक में 3/4 मेजोरिटी से वोट ना दे दे। अगर ये 3/4 मेजोरिटी से उस रेजोल्यूशन को अप्रूव कर देते हैं, बेटा अब ये रेजोल्यूशन वैलिड होगी। बात यहां पे नहीं रुकी, आगे देखिएगा। सर हुआ क्या, पहले इसको जरा किताब में देख लो। स्पेशल रेजोल्यूशन यानी कि शेयर होल्डर के राइट्स को वेरी करना है तो क्या करना पड़ेगा, वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट शैल ओनली बी मेड बाय अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स, क्योंकि आर्टिकल में लिखे हुए हैं उनके राइट्स, तो अल्टरेशन करनी पड़ेगी आर्टिकल्स की। और अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल कैसे हो सकती है, स्पेशल रेजोल्यूशन से। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑन अल्टरेशन, और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि जब हम क्या करेंगे, जब कंपनी क्या करेगी, जब कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास की और स्पेशल रेजोल्यूशन से क्या हुआ, एक खास क्लास के राइट्स इफेक्ट हुए, तो ये रेजोल्यूशन इन लोगों के लिए उस वक्त तक मान लो इफेक्टिव नहीं होगी, या रेजोल्यूशन उस वक्त तक इफेक्टिव नहीं होगी जब तक ये इफेक्टेड क्लास भी 3/4 मेजोरिटी से इस रेजोल्यूशन के हक में वोट ना दे दे। और अगर इन्होंने 3/4 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन के हक में वोट दे दिया तो अब ये वैलिड होगी। तो यही बात यहाँ पे, इफ अल्टरेशन अफेक्ट द सब्सटेंटिव राइट्स और लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स और क्लास ऑफ मेंबर्स, यानी कि किसी खास क्लास को इफेक्ट कर रहे हो या ओवरऑल बाकी मेंबर्स को इफेक्ट कर रहे हो, तो जो लोग भी उससे इफेक्ट हुए हो उनकी अपनी लहदा से मीटिंग होगी और उस मीटिंग में 3/4 मेजोरिटी से अगर उस रेजोल्यूशन के हक में वोट आ जाते हैं तो ये हम कहेंगे ये रेजोल्यूशन वैलिड है। अब राइट टू चैलेंज द वेरिएशन इन द कोर्ट, अब हमने डिस्कस करना है, मजीद बात यहां पे नहीं रुकी जो ऊपर हमने डिस्कस की थी। हुआ क्या, अगर हमने ये डिस्कस किया है कि हमने क्या किया, वेरिएशन द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर करना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा, मेंबर्स मिलकर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे और स्पेशल रेजोल्यूशन से अगर किसी के राइट इफेक्ट हुए, अगर तो इफेक्ट हुए नहीं हुए वो तो मामला खत्म हो गया ना, वो तो ठीक हो गया, रेजोल्यूशन पास होगी। लेकिन अगर स्पेशल रेजोल्यूशन से कुछ लोगों के राइट्स इफेक्ट हुए हो तो हमने डिस्कस कर लिया कि इन लोगों की 3/4 मेजोरिटी अगर उस रेजोल्यूशन के हक में वोट दे देती है तो बेटा मान लो ये रेजोल्यूशन वैलिड होगी। लेकिन बात आगे बढ़ी, वो ये हुई बेटा ये जब ये 3/4 मेजोरिटी से ये लोग उस रेजोल्यूशन के हक में वोट दे रहे थे, जो बातें इनको बताई गई हो सकता है उसमें कुछ फैक्ट्स छुपा लिए गए, कुछ बता दिए गए, इनको वर्गला के, इनको अच्छी अच्छी बातें बता के, बुरी बातें छुपा के इनसे रेजोल्यूशन के हक में वोट ले लिया हो, या इनसे उस वक्त रेजोल्यूशन के हक में वोट ले लिया हो, कुछ बातें बता के रेजोल्यूशन के बारे में, कुछ बातें छुपा के, अच्छी बातें बता के, बुरी बातें छुपा के अगर आपने इन लोगों से रेजोल्यूशन के हक में वोट ले लिया हो तो फिर जो बाद में जो मेंबर्स होंगे उनको पता चलेगा उसकी हकीकत का, असलियत का, तो अब क्या हो सकता है। लॉ कहता है कि खाली 3/4 मेजोरिटी से काम नहीं चलेगा, आगे मजीद भी अगर कोई बंदा नाराज हो उस रेजोल्यूशन से, उसके पास एक तरीकाकार है, वो कोर्ट में जा सकता है, और कोर्ट में जा सकता है, और कोर्ट में क्या हर कोई बंदा मुंह उठा के चला जाएगा, नहीं भाई, कोई एक मेंबर, एनी मेंबर आर मेंबर्स ऑफ द अफेक्टेड क्लास, जो क्लास इफेक्ट हुई है, जिनके राइट चेंज हुए हैं। यहां पे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाला मामला नहीं है, जिसको कुछ हुआ ही नहीं, वो एमी मुंह उठा के वो भी बीच में वो कर रहा हो, उसकी बात नहीं हो रही। यहां पे बात उसकी हो रही है जिसके राइट्स इफेक्ट हुए हो। तो जिसके राइट इफेक्ट हुए हैं, जिस क्लास के राइट इफेक्ट हुए हैं, उसका एक मेंबर या कुछ लोग मिलकर अगर उनके पास 10% शेयर होल्डिंग होगी, यहां पे देखो बात शेयर होल्डिंग की हो रही है, पावर की बात नहीं, वोटिंग पावर की बात नहीं हो रही, क्योंकि हो सकता है ऐसी क्लास के हमने राइट चेंज किए हो जिनके पास वोटिंग राइट हो ही ना, बेचारों के पास शेयर होल्डर तो है ना, शेयर तो उनके पास है, लेकिन ऐसी क्लास के शेयर है जिनके पास वोटिंग राइट ही नहीं है। तो उनको अगर आपने चेंज कर दिया और यहां पे बात लिख देते 10% वोटिंग पावर वाला बंदा कोर्ट में जा सकता है, तो वो तो बेचारे जा ही नहीं सकते थे। इसलिए लॉ कहता है 10% शेयर होल्डिंग वाले लोग जिनके पास 10% भी शेयर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो कोर्ट में अप्लाई करेंगे कि भाई हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है, ज्यादती हुई है। सर ज्यादती क्या हुई है कि इन लोगों ने हमारे राइट्स को चेंज किया है और इससे हमारा नुकसान हुआ है, तो इस रेजोल्यूशन को कोर्ट साहब, जज साहब क्या करो, इसको नल एंड वॉइड करा दे दो। अब ये जो मान लो कोर्ट में जाके चैलेंज करना है स्पेशल रेजोल्यूशन को, कितने दिनों के अंदर कहता है, 30 डेज के अंदर, रेजोल्यूशन पास होने के
30 डेज के अंदर ये लोग जो इफेक्टेड क्लास वाले हैं मिलकर, या एक बंदा जिसके पास 10% शेयर होल्डिंग हो, कोर्ट में जाएगा। देखो, क्या ये स्टॉक चेन, मान लो स्टॉक चेन में जा रहा है, क्या ये रजिस्ट्रार के पास जा रहा है चैलेंज करने, क्या ये एससीसीपी को जाके कर रहा है? नहीं सर, ये तो जाके कोर्ट में अप्लाई करना होगा, चैलेंज करना होगा। याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज है आपके लिए। जो इफेक्टेड क्लास वाले लोग हैं वो कितनी परसेंटेज वाले और कहां पे अप्लाई करेंगे। बेटा अब दूसरी बात देखेंगे, अब हम कोर्ट की तरफ देख रहे होंगे। जब ये मामला गया कोर्ट में, इन्होंने कहा कि सर हमारे साथ गलत हुआ है, इन्होंने ये रेजोल्यूशन पास की है, उस रेजोल्यूशन से हमारा हक मारा है, तो सर इस रेजोल्यूशन को नल एंड वॉइड करा दे दो। क्या जज साहब उसको कह देंगे ठीक है भाई आप लोग बिल्कुल सच्चे हो, हम इस रेजोल्यूशन को नल एंड वॉइड करा दे दिया, ये लोग खत्म कर दिया है? क्या ऐसे होगा? है ऐसे होगा? नहीं भाई, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। जज साहब कहेंगे अगर आप ये बात करते हो साबित करो, इस बेस पर मैं इस रेजोल्यूशन को नल एंड वॉइड करा दे दूं। यहां पे इनको दो बातों में से कोई एक बात साबित करनी पड़ेगी। सबसे पहले एक क्या है, मान लो यहां पे इसको जज साहब को बताना पड़ेगा सर जो फैक्ट्स इन्होंने हमें मान लो के बताए, जो यहां पे एक्चुअली में जो फैक्ट्स थे वो इन्होंने, या इस तरह कह लो जो सर फैक्ट्स इनको हमें बताने चाहिए थे वो इन्होंने हमें बताए नहीं, वो डिस्क्लोज ही नहीं किए। जब डिस्क्लोज नहीं किए सर, हमें एक्चुअली में पता ही नहीं चला कि ये रेजोल्यूशन हमारे फायदे की है या नुकसान की है, क्योंकि जो फैक्ट्स इन्होंने बताए वो तो सारे अच्छे थे, लेकिन जो नहीं बताए सर वो हमारे लिए नुकसान थे, वो इन्होंने छुपाए जानबूझ के। तो इन्होंने क्या किया, जानबूझ के फैक्ट्स को छुपाया ताकि हमारी डिसीजन मेकिंग को, हमारे फैसले के ऊपर असरअंदाज हो सके। अगर सर हमें उन फैक्ट्स का पता चल जाता, उन बातों का पता चल जाता जो इन्होंने छुपाई, तो हम कभी भी इस रेजोल्यूशन के हक में वोट ना देते। तो हमसे तो इन्होंने हक में वोट इस बेस पर ले लिया कि इन्होंने हमें बताया था आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा बल्कि आपको फायदा होगा, लेकिन सर ये नुकसान की तो लंबी चौड़ी लिस्ट थी जो अब हमें पता चली है, उस वक्त इन्होंने बताई नहीं थी। तो इनको साबित करना पड़ेगा वहां पे कि इन्होंने कुछ फैक्ट्स को छुपाया, और अगर वो फैक्ट्स हमें पता चल जाते पहले रेजोल्यूशन के पास करने के, जो हमने पास की रेजोल्यूशन के हक में, तो हम कभी भी उस रेजोल्यूशन को पास ना करते। दूसरा, या इनको क्या करना पड़ेगा, जज साहब को साबित करना पड़ेगा जज साहब के सामने कि सर ये रेजोल्यूशन जो पास हुई है ये हमारे लिए प्रेजुडिशियल है। प्रेजुडिशियल का मतलब क्या है, ये हमारे लिए सर नुकसानदेह है, इससे वाकई ही हमारा नुकसान हो रहा है। ये इनको बात वहां पे साबित करनी पड़ेगी। इन दोनों मामलात को कोर्ट देखेगा, इन दोनों में से अगर कोई चीज साबित हो जाती है, कोर्ट जज साहब को पता चल जाता है कि ये जो मेंबर्स थे इन्होंने स्पेशल रेजोल्यूशन जब पास करवाई, या उन लोगों से जब रेजोल्यूशन पास करवाई तो बेटा वहां पे कुछ चीजों को छुपाया, कुछ को बताया, या ये लोग साबित कर देते हैं कि सर इस रेजोल्यूशन से वाकई ही हमारा नुकसान हो रहा है, तो यहां पे जज साहब इस रेजोल्यूशन को नल एंड वॉइड करार दे सकते हैं। अब दूसरी बात, अब इसको हम जरा किताब से देख लें, किताब हमारी इसको कैसे कवर कर रही है। सबसे पहले कहता है कि क्राइटेरिया फॉर एप्लीकेशन टू कोर्ट, क्या हर कोई बंदा मुंह उठा के कोर्ट में जा सकता है, अप्लाई कर सकता है कि सर मेरा नुकसान हुआ है, इस रेजोल्यूशन को नल एंड वॉइड करार दे दो, ऐसा होगा? नहीं सर, इसमें इफेक्टेड क्लास, एनी मेंबर आर मेंबर्स ऑफ इफेक्टेड क्लास, कोई एक बंदा या कुछ लोगों के साथ मिलकर कुछ लोग जिनके पास 10% शेयर होल्डिंग हो रही होगी, शेयर होल्डिंग 10% एटलीस्ट शेयर होल्डिंग हो, तो वो क्या कर सकते हैं, रेजोल्यूशन पास होने के 30 डेज के अंदर अंदर कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं इस रेजोल्यूशन को कैंसिल करने के लिए। तो रेजोल्यूशन को बड़ा कैंसिल करने के लिए ये लोग कोर्ट में अप्लाई करेंगे। दिस एप्लीकेशन मे बी मेड ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर इंटाइटल्ड टू मेक इट बाय सच वन। और ये जो रेजोल्यूशन मान लो कि जिसको चैलेंज किया जा रहा होगा, जो एप्लीकेशन दी जा रही होगी कोर्ट के अंदर, ये एप्लीकेशन बेटा कोई एक बंदा भी दे सकता है, अगर बाकी लोगों ने उसको ऑथराइज किया होगा, या जो भी इफेक्ट हुए हैं उन सबके बिहाफ के ऊपर एक बंदा भी दे सकता है, या सारे लोग मिलकर भी ये एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब कोर्ट का डिसीजन क्या था जो अभी हमने डिस्कस किया, कि कोर्ट यहां पे फैसला करते हुए कुछ चीजों को देख रहा होगा। द कोर्ट हैज गॉट द पावर्स टू डिक्लेयर द रेजोल्यूशन नल एंड वॉइड। कोर्ट के पास ये पावर है, वो चाहे तो इस रेजोल्यूशन को नल एंड वॉइड करार दे सकते हैं इफ फील दैट आइदर, या कंपनी विद हैज सर्टेन फैक्ट्स, कंपनी ने कुछ फैक्ट्स को छुपाया वाइल गेटिंग द रेजोल्यूशन पास। इस रेजोल्यूशन को पास करवाते वक्त कंपनी ने सारे फैक्ट्स को बताया ही नहीं, कुछ फैक्ट्स को कंपनी ने छुपाया है। और जब कंपनी ने छुपाया, हैड द मेंबर्स बीन इन नॉलेज, और जिन फैक्ट्स को कंपनी ने छुपाया अगर ये मेंबर्स के नॉलेज में होते वो फैक्ट्स, दे वुड नॉट हैव पास द रेजोल्यूशन वेयरिंग द राइट्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास, तो वो कभी भी इस रेजोल्यूशन को पास ना करते। एक तो बड़ा ये बात होगी।
कि ये जो रेजोल्यूशन जब पास करवाई जा रही थी, चाहे वो ओरिजिनल रेजोल्यूशन थी, जो स्पेशल रेजोल्यूशन, चाहे वो 3/4 मेजोरिटी वाली थी, जब ये रेजोल्यूशन पास करवाई जा रही थी, एक्चुअली में डायरेक्टर्स ने या मैनेजमेंट ने मेंबर्स को कुछ बताया ही नहीं। जब बताया नहीं तो उनको नॉलेज में नहीं था, उनको कुछ फैक्ट्स जो छुपाए गए, अगर वो नॉलेज में होते तो ये मेंबर्स कभी भी उस रेजोल्यूशन के हक में वोट न देते, और बाकी उन फैक्ट्स को छुपाया गया, वो बताए ही नहीं थे। वो जैसा नोटिस मंगवा सकते हैं, जिस नोटिस के अंदर मीटिंग का वो कॉल की गई थी, स्पेशल रेजोल्यूशन साथ भेजी जाती है नोटिस के, और उसमें डिटेल भी बताई जाती है। वो देख रहे होंगे कि क्या इसमें सारा कुछ बताया था जो अभी आज हुआ है। उसके बाद द वेरिएशन इज अदरवाइज प्रेजुडिशियल टू, या क्या है, इससे वाकई ही ये जो वेरिएशन है ये नुकसानदेह हो मेंबर्स के लिए। ये दो बातें बेटा देखी जाएंगी। अगर तो ये दो बातों में से कोई एक बात हो जाती है तो कोर्ट के पास पावर है, वो इस रेजोल्यूशन को नल एंड वॉइड करा दे सकता है। अब क्या होगा, अब दूसरी आगे बात थोड़ी सी बढ़ानी है। द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू द रजिस्ट्रार। बेटा ये स्पेशल रेजोल्यूशन चैलेंज की गई, कोर्ट में गई, कोर्ट ने बेटा जो भी डिसीजन दिया होगा, अब इस डिसीजन को कंपनी की जिम्मेदारी है कि रजिस्ट्रार को जाके फाइल करना है। देखो बेटा, हमें ये पता है जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होती है, कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के खास दिनों के अंदर 14-15 जो भी दिन है, उस रेजोल्यूशन को हमने फाइल करना होता है रजिस्ट्रार के पास, और रजिस्ट्रार उस रेजोल्यूशन को नोट कर लेता है, और अगर मेमोरेंडम या आर्टिकल में चेंज आया तो चेंज मेमोरेंडम उसके पास जमा हुआ होता है। हो सकता है ये सारा काम पहले ही रजिस्ट्रार के पास कंपनी ने करके रखा हो, क्योंकि ये जो चैलेंज किया जा रहा है ये 30 दिन के बाद किया जा रहा है, और इसके बाद कोर्ट में मामला चला होगा, और आज कोर्ट का फैसला है कई महीनों के बाद। तो यहां पे क्या होगा, ये जो फैसला है कोर्ट का, जो कंपनी को फैसला मिला है, जिस दिन कंपनी को फैसला मिल गया है, जिस दिन रिसीट ऑफ द ऑर्डर हुई है कंपनी से, ये नहीं इश्यू हुआ है, द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू द रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द ऑर्डर। जिस दिन कंपनी को ऑर्डर रिसीव हुआ है उसके अगले 15 दिन के अंदर कंपनी अब क्या करेगी, ये जो ऑर्डर है कोर्ट का, ये रजिस्ट्रार को फाइल करेगी। भाई इससे पहले आपने तुझे रेजोल्यूशन जमा करवाई थी, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुई थी, उससे ये राइट्स इफेक्ट हुए थे, उसको हमने ये राइट्स को चेंज किया था, अब कोर्ट का उसके बारे में ये फैसला आ गया है, अब आपने इस फैसले के मुताबिक चीजों को अपडेट कर दी। बात सुन रहे हो कि नहीं? तो इसलिए बेटा ये सारे का सारा एक प्रोसेस था जो हमें अभी हमने समझा है। बहुत मुश्किल बातें नहीं थी, लेकिन बहरहाल हमें पता होनी चाहिए। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंपल अल्फाज के अंदर, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इसको आप जिस तरह हमें क्लास के अंदर बताते हैं उस तरह बता दिया करें, आप स्लाइड्स इस्तेमाल चाहे ना करें, तो इसको भी, इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह वोटिंग करवाऊंगा बच्चों से एक आधे दिन के अंदर, ग्रुप के अंदर, कि बच्चों से पूछूंगा कि स्लाइड यूज करें या इसको वैसे बता दिया जाए। नहीं बेटा, हमने ये डिस्कस किया है वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। अगर आप करना चाहते हो तरीकाकार क्या है बेटा, ये जो राइट्स हैं ये लिखे होते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अगर आपने चेंज करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी, और स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पता है कि कंपनी की जनरल मीटिंग में पास होती है। और अगर इस रेजोल्यूशन से मान लो किसी के राइट्स इफेक्ट हुए हो तो फिर क्या करना है, और अगर इफेक्ट ना हुए हो तो फिर क्या करना है। अगर तो बेटा राइट इफेक्ट नहीं हुए तो मामला सही है, रेजोल्यूशन इज ओके, लेकिन अगर किस लोगों के राइट्स इफेक्ट हो गए हो तो उसका तरीकाकार हमने ये डिस्कस किया था। इफेक्टेड क्लास फिर अपनी एक मीटिंग कॉल करेगी, और उस मीटिंग में अगर मान लो 3/4 मेजोरिटी से इस रेजोल्यूशन के हक में ये लोग वोट कर देते हैं तो बेटा ये रेजोल्यूशन इफेक्टिव कंसीडर होगी। उसके बाद भी मान लो अगर कुछ मेंबर्स को, किसी एक मेंबर को या कुछ लोगों को मिलकर इस रेजोल्यूशन के ऊपर एतराज हो तो वो क्या कर सकते हैं, इस रेजोल्यूशन को कोर्ट में जाके बेटा इस रेजोल्यूशन को उसको चैलेंज कर सकते हैं। ये कोर्ट में कौन लोग जा रहे होंगे, जिनकी 10% शेयर होल्डिंग होगी जिनके पास, और ये कब जा रहे होंगे, रेजोल्यूशन पास होने के 30 डेज के अंदर अंदर। हमने डिस्कस किया कि कोर्ट क्या करेगा, इस स्पेशल रेजोल्यूशन को नल एंड वॉइड करार दे सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो मेंबर जिन्होंने अप्लाई किया वहां पे दो बातें साबित करनी पड़ेंगी कोर्ट के सामने कि सर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ फैक्ट्स को छुपाया, अगर वो फैक्ट्स हमें डिस्क्लोज किए होते हम कभी भी रेजोल्यूशन के हक में वोट ना देते। सर या क्या है सर, ये जो रेजोल्यूशन पास हुई है इससे वाकई ही हमारा नुकसान हुआ है, ये वाकई हमारे लिए प्रेजुडिशियल है, नुकसानदेह है। तो बेटा ये बातें अगर साबित हो जाती है तो मान लो यहाँ पे इस रेजोल्यूशन को कोर्ट नल एंड वॉइड करा दे देगा, और फिर जो भी फैसला आएगा हमें यह भी पता है, जो भी यहाँ पे कोर्ट का डिसीजन होगा, अब कंपनी के आगे जिम्मेदारी होगी कि फैसला आने के अगले 15 डेज के अंदर उसने क्या करना है, रजिस्ट्रार को फाइल करना है फैसला रिसीव होने के। ये बेटा एक सारा प्रोसेस है इसका। अब बेटा आज का हमारा लास्ट टॉपिक, और इसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हो, यहाँ पे भी क्वेश्चन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन दिमाग में रखो, और जब क्वेश्चन कर रहे हो कोई ऐसी वैसी बात ना करें, सिर्फ क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, किसी को यस नो, किसी को बात करने की उसके
पर इजाजत नहीं होगी और मैं इंशाल्लाह एक एक करके आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर कर रहा हूँ। अब बेटा आगे बात बढ़ी, अब हमने डिस्कस करना है अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल क्लॉज इन मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के अंदर जो शेयर कैपिटल क्लॉज है उसको हमने चेंज करना है। बेटा अगर आपको याद हो, हमने मेमोरेंडम की बड़ी सारी क्लॉजेस को डिस्कस किया था, 6-7 क्लॉजेस को डिस्कस किया था, और चैप्टर नंबर 12 के अंदर हमने ये भी डिस्कस किया था कि आप मेमोरेंडम की क्लॉजेस को कैसे वेरी कर सकते हो, कैसे चेंज कर सकते हो। डिस्कस हुआ था कि नहीं मेरे बच्चे? अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था, अगर आपने नेम क्लॉज को चेंज करना है तो तरीकाकार क्या था सर? हमें याद है, आपने कहा था स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हमने रजिस्ट्रार की रिटर्न परमिशन लेनी होती थी। अगर आपको याद हो हमने रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज को चेंज करने का तरीकाकार डिस्कस किया था। तरीकाकार क्या था बेटा रजिस्टर्ड ऑफिस को क्लॉज को चेंज करने का? सर उसका भी हमें याद है, आपने कहा था स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हमने एससीसीपी को अप्लाई करना है और एससीसीपी का आगे वो सारे का सारा तरीकाकार। उसके बाद अगर आपको याद हो हमने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज को चेंज करने का तरीकाकार डिस्कस किया था। सर ये भी हमें हमारे दिमाग में अल्हम्दुलिल्लाह हम हर रोज पढ़ रहे हैं और पिछला भी रिवाइज कर रहे हैं। तो सर हमें यहाँ पे पता है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज के अंदर तो हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी थी और रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर देना। तो ये बेटा हमने जब सारी क्लॉजेस को चेंज करने का जो जो हो सकती थी चेंज करने का तरीकाकार डिस्कस कर रहे थे, वहीं पे बात हुई थी अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल क्लॉज को चेंज करने की। तो हमने डिस्कस किया था इसको, जाके इसके रेलिवेंट चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे। और आज वो टाइम है, आज वो दिन आ गया जब हमने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज को, सॉरी जो शेयर कैपिटल क्लॉज है, अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल क्लॉज है, इसको हमने चेंज करने का तरीकाकार डिस्कस करना है। लो बेटा सबसे पहले देखो बेटा, हमने जिस क्लॉज को चेंज करना है सबसे पहले ये देखा जाता है कि उस क्लॉज में लिखा क्या है। देखो जिस चीज उसी चीज को चेंज करना है ना जो लिखा हुआ है। तो इसलिए मेरे बच्चे सबसे पहले जैसे ही ऑथराइज कैपिटल क्लॉज को चेंज करने की बात आए ना, तो आपके दिमाग में फौरन से आना चाहिए कि इस ऑथराइज कैपिटल क्लॉज के अंदर लिखा क्या था, इसके अंदर इंफॉर्मेशन कौन सी आ रही थी। तो अगर आपको याद हो हमने इसके अंदर लिखा था कंपनी का टोटल ऑथराइज कैपिटल कितना है, उसके हमने कितने नंबर ऑफ शेयर्स बनाए थे और एक शेयर की वैल्यू क्या थी। 3 बातें हमने लिखी आ रही थी। याद रखिएगा जब इसको हमने अल्टरेशन की बात करनी है यही तो चेंज करना है हमने, इन्हीं बातों को तो चेंज करना है। तो जिंदगी आसान हो जाएगी अगर बेटा इस बात को सिर्फ समझ लोगे। जैसे पूछेगा अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल बताओ क्या तरीकाकार होगा, सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा ये अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल की बात हो रही है, क्लॉज की बात हो रही है जो मेमोरेंडम के अंदर लिखी हुई है। ये तो हमें पता है कि मेमोरेंडम को चेंज करने के लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ती है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास की, उसके बाद देखेंगे अब मेमोरेंडम के अंदर ऑथराइज्ड कैपिटल क्लॉज के अंदर इंफॉर्मेशन कौन सी आ रही है, अब उस इंफॉर्मेशन को चेंज करना है। तो वो 3 तरह की इंफॉर्मेशन है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है, नंबर ऑफ शेयर्स है और नॉमिनल वैल्यू पर शेयर है। एग्जांपल ले लेते हैं, मान ले एक कंपनी है जिसने अपना ऑथराइज्ड कैपिटल बेटा रखा हुआ है 100,000, 1 लाख रुपए उसका ऑथराइज्ड कैपिटल है, उसको उसने 10,000 शेयर्स में डिवाइड किया है और एक शेयर की वैल्यू रखी है उसने 10 रुपए। तो ये 3 इंफॉर्मेशन उसके ऑथराइज्ड कैपिटल क्लॉज के अंदर आ रही थी मेरे बच्चे। अब हमने इसको चेंज करना है तो कॉमन सेंस है, इन 3 बातों को हम कहीं ना कहीं बदल सकते हैं और वही इसका चेंज होगा। वो क्या है सर? सबसे पहले मान लो हम क्या कर सकते हैं, ये जो ऑथराइज्ड कैपिटल है इसको बढ़ा सकते हैं, इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ये हमने रखा हुआ था 100,000, हम क्या कर सकते हैं इसको हम कर सकते हैं, मान लो हम कहते हैं नहीं इसको हमने 200,000 करना है, 2 लाख कर देते हैं, इंक्रीज कर दिया, सिंपल बात। इसको इंक्रीज कर सकते हो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, नो डाउट। जब इसको तब्दील इसको बढ़ाओगे ये नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ जाएंगे। पहले ये 10,000 थे, अब ये 20,000 हो जाएंगे क्योंकि वैल्यू उसकी उतनी ही है जो 10 रुपए रखी हुई थी। तो बेटा आप क्या कर सकते हो, ऑथराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज भी कर सकते हो। उसके बाद दूसरा क्या है, इसको डिक्रीज भी कर सकते हो। अब जब डिक्रीज करोगे थोड़ी सी बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब आपने ये नहीं कर देना कि जब आप इसको रिड्यूस कर रहे होंगे ये हो कि सारे का सारा कैपिटल आप इशू करके बैठे हो। जब इसको रिड्यूस करोगे इसका मतलब है कुछ लोगों के हाथ में सर्टिफिकेट होंगे, उसके शेयर खरीद के बैठे होंगे, उनके हाथ में आप कैंसिल कर रहे हो। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आप उन शेयर्स को कैंसिल कर सकते हो, उन शेयर्स को कैंसिल कर सकते हो जो किसी ने खरीदे हो, उनको लेने ना आया हो, आपके पास से पड़े हुए बड़ा अरसा हो गया। और उसके बाद क्या है, मान लो जो ऐसे शेयर्स हो जो आपके एसेट्स उसको जस्टिफाई ना कर पा रहे, सिंपल रख लो इसको, ऐसी मुश्किल बातों की तरफ हम जाते ही नहीं। अगर आप उस शेयर्स को कैंसिल करना चाहते हो जो किसी ने खरीदे हो, लेने नहीं आया, या वादा किया था और लिए नहीं, तो आप उनको अब कैंसिल करना चाहते हो। पहले 10,000 शेयर थे, अब आप 1,000 शेयर ऐसे हैं जिनको कैंसिल करना चाहते हो।
तो बेटा कितने शेयर रह गए आपके 9,000 और एक शेयर की वैल्यू कितनी है 10। तो अब आपका ये जो कैपिटल है अब ये कितना होगा 1 लाख होगा नहीं सर अब ये 90,000 रह जाएगा। इस तरह क्या है हम शेयर कैपिटल को रिड्यूस भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। अब और देखिएगा बेटा एक चीज देखो, जिस तरह बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर ये जो शेयर्स की वैल्यू हम बढ़ा भी सकते हैं, जो फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू है यहाँ पे कुछ बढ़ाने का तरीका भी हम देखने में, ये जो शेयर्स जो नॉमिनल वैल्यू हमने लिखी हुई है यहाँ पे इसको इंक्रीज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। वो कैसे देखो बेटा, कंपनी ये चाहती है कि चलो जो हमारे जो शेयर्स हैं जो 10-10 रुपए का शेयर है हम ऐसा करते हैं इन शेयर्स को आपस में कंसोलिडेट कर देते हैं, जमा कर देते हैं और इनके बड़े शेयर्स बना देते हैं, यानी कि इसको कंसोलिडेट करके शेयर्स को आपस में जमा करके बड़े शेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। बात बारह सुन लो, यहाँ पे कंपनी सोचती है जो हमारे शेयर्स हैं 10-10 रुपए के, क्यों ना हम इनको कंसोलिडेट कर दें, हम इनको जमा कर दें और जमा करके बड़ी अमाउंट के शेयर्स में डिवाइड कर दें। अब इसको समझिएगा, बाद में कोई क्वेश्चन जिसने किया ना इस बात के ऊपर कि सर ये चीज बात है, कोई बता दो मैं तब भी दूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं पहले ही ध्यान से सुन लेना। कोई मिस्टर ए है, उसने बेटा इस कंपनी के 100 शेयर खरीदे हुए थे और उसके एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपए। और मुझे बताओ इसने कंपनी में कितना पे किया होगा, कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी सर 1,000 रुपया। बात समझ आ गई मेरे बच्चे? अब कंपनी क्या करने जा रही है, कंपनी की नीयत है कि हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें और शेयर्स की वैल्यू को बढ़ाएं। और शेयर्स की वैल्यू कैसे बढ़ा रहे होंगे, शेयर्स को कंसोलिडेट करें, जमा करें और उनको बड़ी अमाउंट में कन्वर्ट कर दें, बड़ी अमाउंट के शेयर्स में उनको डिवाइड कर दें। अब इन्होंने क्या किया, कंपनी ने रेजोल्यूशन पास की और 2 शेयर्स को जोड़ के एक शेयर बना दिया 20 रुपए का। और जब इस बंदे को पता चला, इसने कहा ओए होए ये क्या किया कंपनी ने, मेरे साथ जुल्म किया है, मैंने तो कंपनी के अंदर 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी थी और अब मुझे पता चला है कंपनी ने 2 शेयर्स को जोड़ के एक बना दिया है, ये तो मेरे साथ जुल्म है। तो यहां पे कोई समझाने वाला उसको समझाएगा कि सर घबराओ नहीं, ये तो ऐसे ही है जैसे आपके पास खुले पैसे हो और आपने उनको बंधे पैसे ले लिए हो। वो कैसे कहते हैं सर ऐसे हुआ ना, हुआ क्या है, आपके पास कितने शेयर थे पहले, कहता है कि मेरे पास 100 शेयर था। कहता है एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, कहता है 10 रुपए। कहता है कंपनी ने क्या की है, एक शेयर की वैल्यू बढ़ा के 20 रुपए कर दी है। पहले जो आपके पास 100 शेयर था, अब उन्होंने क्योंकि उनको कंसोलिडेट कर दिया है, 2 शेयर्स को जोड़ के एक बना दिया है, अब सर आपके पास जो पहले 100 शेयर था अब होगा 50। तो थोड़ी सी अगर आप अकल इस्तेमाल करें, सर आप देखो आपके पास अभी भी 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, आपका कोई राइट इफेक्ट नहीं हुआ, आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले थे। बस ये है कि पहले जो शेयर सर्टिफिकेट था उसके ऊपर आपके 100 शेयर लिखे आ रहे थे, अब वहां पे 50 लिखे आ रहे होंगे, लेकिन देखो ना उसकी फेस वैल्यू तो बढ़ा दी, मामला तो वहीं पे है। तो इस तरह क्या है, कंपनी क्या कर सकती है, शेयर्स की वैल्यू बढ़ाना चाहे तो उसको कंसोलिडेट करके बड़े शेयर्स की अमाउंट में डिवाइड कर सकती है। अब इस बात को आगे मजीद समझिएगा दूसरे तरीके से। लो बेटा, अब हुआ क्या, कंपनी क्या करने जा रही है, कंपनी कहती है कि क्यों ना मेरे एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, क्यों ना मैं इसको 5-5 के 2 शेयर्स में डिवाइड या सब डिवाइड कर दूं। बात समझ रहे हो कि नहीं, हमारे शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, क्यों ना मैं इन शेयर को डिवाइड कर दूं या मजीद सब डिवाइड कर दूं। रेजोल्यूशन पास की, कंपनी ने क्या कर दिया, एक जो शेयर था उसको मान लो एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, उसको 2 शेयर्स में डिवाइड कर दिया 5-5 रुपए के। पहले 10 रुपए का एक शेयर था, उसको 5-5 रुपए के 2 शेयर्स में डिवाइड कर दिया। अब यहां पे मिस्टर ए को फिर टेंशन हुई। मिस्टर ए कहता है कि मिस्टर ए ने क्या किया हुआ था, पहले कंपनी के 100 शेयर्स खरीदे हुए थे और एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपए और इसने 1,000 इन्वेस्टमेंट कर रखा था। अब जब कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके शेयर्स की वैल्यू को डिवाइड कर दिया या सब डिवाइड कर दिया, इससे क्या हुआ, इससे ये जो मिस्टर ए ने चीखना शुरू कर दिया, भाई ये क्या कर रहे हो, पहले मेरा जो शेयर था वो 10 रुपए का था, अब आपने उसको 5 रुपए कर दिया, ये तो मेरे साथ जुल्म किया है। तो समझाने वाला फिर बीच में आया, वो कहते हैं सर देखो ना, अभी मान लो कि आप कहते हो कि आपके जो शेयर था पहले 10 रुपए का था, उसको 5 रुपए कर दिया, आपका कंसर्न तो वैलिड है, लेकिन सर पहले आपके पास शेयर कितने थे, कहता है मेरे पास पहले 100 शेयर था। कहता है सर आपको मुबारक हो, अब आपके पास 200 शेयर है। तो आपने पहले कितना इन्वेस्ट कर रखा था, मैंने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया हुआ था। कहता है मुबारक हो, आपकी इन्वेस्टमेंट अभी भी उतनी ही है, वो 1,000 की 1,000 ही है। तो ये तो जस्ट शेयर्स को कंपनी ने क्या किया है,
उसकी शेयर्स की वैल्यू को थोड़ा सा कम करना चाहती थी और उसको डिवाइड करके उसने कम कर लिया शेयर्स की वैल्यू को। ये मेरे बच्चे बात समझ गए हो ना? तो कंपनी चाहे तो शेयर्स को, ये जो शेयर्स हैं, दो शेयर्स को जोड़ के एक 20 रुपए का भी बना सकती है, या एक शेयर को आगे मजीद 5-5 के दो शेयर्स में भी डिवाइड कर सकती है, और शेयर्स की इस तरह वैल्यू चेंज हो रही होगी। लेकिन याद रखो, इससे शेयर होल्डर के राइट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल क्लॉज को हमने डिस्कस किया है। अब हम किताब की तरफ आते हैं कि हमारी किताब इसको कैसे बता रही है, लेकिन इन बातों को दिमाग में रख लोगे तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो बेटा, 4 तरीके हैं जहां पे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्लॉज को आप चेंज कर सकते हो, और वो 4 तरीके जैसे अभी हम डिस्कस करके आगे, लेकिन यहाँ पे दोबारा बताता हूं मैं आपको। हमने ये डिस्कस किया था कि एक कंपनी का 1 लाख रुपए का कैपिटल है और उसने उसको 10,000 शेयर्स में डिवाइड कर रखा है और एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए। सबसे पहले क्या है, इंक्रीज इज ऑथराइज्ड कैपिटल। कंपनी क्या कर सकती है, अपना ऑथराइज्ड कैपिटल ये वाला जो है इसको इंक्रीज कर सकती है। 150,000 कर दिया, 1,50,000। तो क्या हमने ये डिस्कस किया था, कर सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, लेकिन साथ ही क्या होगा, ये शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, मान लो वैल्यू कह रहा हूं, उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी शेयर्स की। दूसरा तरीका क्या है, कहता है कंसोलिडेट एंड डिवाइड शेयर कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ लार्जर अमाउंट देन इट्स एग्जिस्टिंग शेयर्स। हमने क्या कर दिया, दो शेयर्स को कंसोलिडेट कर दिया, 10-10 के दो शेयर्स को कंसोलिडेट करके हमने बड़े शेयर्स में डिवाइड कर दिया है। यानी कि सारे शेयर्स को डिवाइड करो, कंसोलिडेट करो और उनको बड़े ही अमाउंट के शेयर्स में डिवाइड कर दो। इससे क्या होगा, 20 रुपए का हमने एक शेयर बना दिया। पहले जो हमारे जो शेयर्स है, मान लो वो 10,000 थे, अब 5,000 रह जाएंगे, क्योंकि हमने क्या किया, इन सारे शेयर्स को कंसोलिडेट किया, जमा किया और इनको हमने बड़े शेयर्स में डिवाइड कर दिया, 20 रुपए के शेयर में डिवाइड कर दिया। तो ये भी हो सकता है कि कंसोलिडेट एंड डिवाइड शेयर, जितने भी शेयर्स हैं, जितने भी कंपनी के शेयर्स हैं, 10,000 शेयर थे, आपने इनको सबको इकट्ठा किया और इनको बड़ी अमाउंट के शेयर्स में डिवाइड कर दिया। तो 20 रुपए के शेयर्स में डिवाइड कर दिया, अब ये 5,000 है और शेयर की वैल्यू क्या है, 20 रुपए। क्या आगे मजीद क्या है, कहता है कि सब डिवाइडेड शेयर्स इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर अमाउंट। ये जो 10,000 हमारे पास शेयर्स है, हम क्या कर सकते हैं, इसको छोटी अमाउंट में डिवाइड कर सकते हैं, 5 रुपए के शेयर में डिवाइड कर सकते हैं। जब 5 रुपए के शेयर में डिवाइड करेंगे तो मेरे बच्चे, अब ये शेयर्स मान लो कि अब ये शेयर्स कितने, सॉरी ये हम कैपिटल की बात कर रहे हैं मेरे बच्चे, यहाँ पे आप इस तरह कर लो, आप इसको कैपिटल को दिमाग में रख लो। तो हमने क्या किया, इसके जो कंपनी के शेयर्स हैं, पहले वो 10 रुपए के शेयर्स में डिवाइडेड थे, अब हमने उसको 5 रुपए के शेयर्स में जब डिवाइड कर दिया हो तो बेटा ये 20,000 शेयर्स बन रहे होंगे। तो ये इस तरह वो बात कर रहा है, कहता है कि जो कंपनी के शेयर्स हैं, जो पहले 10 रुपए के शेयर में आपने डिवाइड किया हुआ था कंपनी का कैपिटल, तो अब आप उसको ऐसा कर दो, आप 5 रुपए के शेयर में डिवाइड कर दो। तो इससे क्या होगा, आपके मजीद शेयर बढ़ जाएंगे और अमाउंट शेयर की जो पर वैल्यू, जो फेस वैल्यू थी, वो कम हो जाएगी। और उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था कि कैंसल शेयर्स which have not been taken are agreed to be taken by any person। जो हमारे पास फजूल पे पड़े हुए शेयर्स या जो बिके थे लेकिन कोई उसको वसूल करने नहीं आया, जैसे मान लो कंपनी के 10,000 शेयर है, 1 लाख कैपिटल था और 10 रुपए का एक शेयर था। इसमें से क्या हुआ, हमारे पास 500 शेयर वो है जो मान लो इशू हुए लेकिन कोई लेने नहीं आया, which have not been taken और एग्री टू बी टेकन। 500 वो है जो फजूल में पड़े हुए हैं, कोई ले नहीं रहा, खरीदे नहीं किसी ने, एम ही पड़े हुए। हम ये चाह रहे हैं कि क्यों ना इनको हम कैंसिल ही कर दें। जब कैंसिल करेंगे, अब 10,000 शेयर में से 1,000 निकल गए, 9,000 पीछे रह गए मेरे बच्चे, 10 रुपए का एक शेयर, तो अब हमारा जो कैपिटल है वो कितना रह जाएगा, 90,000। तो ये हो सकता है कैंसल शेयर्स व्हिच हैड नॉट बीन टेकन आर एग्री टू बी टेकन बाय एनी पर्सन एंड डिमिनिश शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल को हम डिमिनिश कर देंगे, कम कर देंगे बाय द अमाउंट ऑफ शेयर्स फॉर कैंसल। जो इन शेयर्स की 1,000 शेयर्स की 10 रुपए के लिहाज से मेरा जो वैल्यू बन रही थी वो बन रही थी 10,000, तो हमने टोटल कैपिटल में से डिमिनिश कर दिया, कम कर दिया 10,000 का शेयर कैपिटल। तो बेटा ये हमारा आज का ये सारे का सारा प्रोसेस था। शेयर कैपिटल क्या है, इसको कैसे आपने रिड्यूस करना है, शेयर होल्डर्स के राइट्स को कैसे वेरी कर सकते हो, और मेमोरेंडम के अंदर जो शेयर कैपिटल की क्लॉज आ रही थी उसको आप कैसे वेरी कर सकते हो। तो ये सारा हमने तरीका डिस्कस किया है। यहां तक आपका कोई भी क्वेश्चन हो, अभी आप लिखकर मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसके अलावा कोई बात ना कीजिएगा। मजीद अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह भी गया तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कोशिश करें प्राइवेटली मुझे मैसेज कर लें आजकल, ताकि मैं प्राइवेटली लेता आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ग्रुप के अंदर तो बेटा वैसे कुछ और बातें आजकल चल रही हैं। तो ये मामला है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आ रहे हैं मेरे बच्चे।
निर्मला सहार पूछ रहा है सर, जब हमने पहली बात की थी शेयर्स के राइट्स वाली, तब मेंबर्स और क्रेडिटर दोनों की बात हुई थी, मतलब मैं इसका नहीं समझा। जब हमने पहली बात की थी शेयर्स के राइट्स वाली, तो मेंबर्स और क्रेडिटर्स दोनों की बात की थी। वो तो बेटा हमने वो उसकी बात की थी ना, वो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज को मेरा ख्याल है जब हमने चेंज करने की बात की थी, उस वक्त हमने बात की थी कि जब कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज को चेंज करती है तो मेंबर्स और क्रेडिटर से हमने दोनों को तसल्ली कर लेनी, और वो मुत्तफिक होने चाहिए है। अगर वो मुत्तफिक ना हो तो वो मामला भी हो सकता है यहाँ पे। खैर यहाँ पे तो बेटा बात जो हो रही थी वो शेयर होल्डर्स के राइट्स को कुछ चेंज करने की हो रही है, इसमें वो भी आ सकता है नो डाउट। लेकिन यहाँ पे जो कोर्ट में जो मामला जा रहा होगा वहां पे वो राइट्स जो शेयर होल्डर और मेंबर्स या क्रेडिटर्स की बात नहीं हो रही होगी, यहाँ पे मजीद जो बातें हो रही है वो स्पेशल रेजोल्यूशन को लेकर हो रही होंगी कि कुछ फैक्ट छुपाए तो नहीं गए, और कुछ मान लो कि इससे वाकई नुकसान हो रहा है कि नहीं, उसी तरह का मामला है। लेकिन आपने यहाँ पे इन दो बातों को लिखना है। सर जितने हमने शेयर्स की जरिए इन्वेस्टमेंट की है, अगर शेयर की अमाउंट बढ़ जाए तो हम प्रॉफिट नहीं होगा उन शेयर्स पे जो हमने बाय किए हैं या उनके जरिए इन्वेस्टमेंट की है। बेटा देखो ये जो शेयर्स हैं उनके जरिए